साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे ग्रुप के लोकप्रिय कार्यक्रम लोधी शौर्य गाथा में। आज इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं माननीय बीके लोधी सिंह साहब, और आज वो हमारे बीच लोधियों के प्राचीन इतिहास को लेकर आए हैं। तो मैं आदरणीय बीके लोधी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे दर्शकों के सम्मुख अपना विषय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आपका। बीके लोधी जी, थैंक यू वेरी मच। जी सर। देखिए, भारत की जो अन्य देशों के मुकाबले सामाजिक एक विशेषता है वो ये है कि हमारा एशिया महाद्वीप, खासकर आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, यहाँ पर जिस तरह से जाति व्यवस्था प्राचीन समय से रही है, इस रूप में दुनिया के किसी देश में नहीं रही। और आप ये देखेंगे कि एक नासमझी के कारण, जानकारी ना होने के कारण, या एक जो ब्रिटिश हुकूमत का एक नजरिया था हमारी सामाजिक व्यवस्था को एक गलत ढंग से पेश करने के लिए, उसमें जाति को एक बहुत बड़ी बुराई के रूप में पेश किया गया। 200 साल के कॉलोनियल पीरियड में जो 45 ट्रिलियन डॉलर की जो लूट हुई है, इसमें इस गरीबी का जिम्मेदार हमारी जाति व्यवस्था को बताया गया। भेदभाव जाति व्यवस्था के ऊपर थोप दिया गया, और जितनी भी सामाजिक विद्रूपताएं और विसंगतियां रही हैं, एक साजिश के तहत ऐसा किया गया। और ये पेश किया गया कि अगर भारत में जाति व्यवस्था का खात्मा हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान अपने आप में हो जाएगा। और ये एक, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी साजिश रही है। जब ब्रिटिश नहीं थे यहाँ पर, तब भी जातियां थीं, और इसकी शुरुआत जो होती है ऋग्वैदिक काल के दशम मंडल से, जो पुरुष सूक्त जिसको कहते हैं, ईसा पूर्व 200 शताब्दी लगभग, तब से ये वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है, और जातियों का इसके पहले भी मिल जाता है। तो आज भारत में जो जाति उन्मूलन की बात करते थे लोग, वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि ये बहुत बड़ी एक अच्छाई है, और सामाजिक सच्चाई भी है और अच्छाई भी है। और कास्ट इज द कंक्रीट ट्रुथ, समाजशास्त्री कहते हैं। किसी भी समाजशास्त्री ने शायद ही ये कहा हो कि जाति भारत की एक बुराई है। अगर ये बुराई होती तो आज इस तरह के कोई सम्मेलन नहीं होते। हर जाति अपने वजूद को तलाश रही है, अपने स्वाभिमान को ढूंढ रही है, और गौरवमयी इतिहास को तलाश रही है। जिन लोगों का, जिन जातियों का इतिहास दबा दिया गया है या लिखा नहीं गया है, तो वो एक मिथकों का भी सहारा ले रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। हालांकि भारत के निर्माण में, इस देश के निर्माण में हर जाति का योगदान रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और आप विभिन्न जातियों की चाहे पंचायतों को देख लीजिए, और चाहे आधुनिक जाति की महासभाओं को देख लीजिए, सब अपनी जाति अस्मिता के प्रति बहुत ही जागरूक हैं, और होना भी चाहिए। कोई भेदभाव बताते हैं वो गलत है, ये कालांतर में प्रविष्ट की हुई है, और हम भेदभाव के कतई समर्थक नहीं है। खत्म हो सकती है ना, इसको कोई हजम कर सकता है, ये सच्चाई है, और उनको दूर किया जाना चाहिए। प्राचीन भारत में, बल्कि ब्रिटिश के आने के और बाद में भी, जाति पंचायत इतनी अधिक मजबूत कि कोई अगर राजा भी है, जैसे 1842 का जो बुंदेलखंड युद्ध है, मिलता कि राजा उस दौर में केवल अपनी एक प्रशासक ही नहीं होता एक भूभाग का, बल्कि वो अपने मुखिया भी हुआ करता था, जैसे राजा हृदय साहिब लोधी थे। मतलब उनका शासन भले ही हीरागढ़ में था, लेकिन भारत की जितनी भी लोग थे, भी थे,
उनके इसीलिए ब्रिटिश उनसे घबराते थे कि यदि हमने मतलब इनको फांसी दे दी, वो कैद तो कर ही लिया गया था, उनसे लोग चुनार के लिए भी कैद दिए गए थे, लेकिन उनको फांसी इसलिए नहीं दी जा, जो गुप्तचरों ने सूचना दी कि राजा हैदर शाह को फांसी दे दी गई तो भारत में शासन नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा विद्रोह पूरे भारत में हो जाएगा। पिछले किसी कार्यक्रम में आपने पूछा था कि मतलब कहाँ कहाँ पर लोधी जाति ने विद्रोह किया था, तो ये था कि चूंकि जाति पंचायत का जो मुखिया हुआ था, जो अमूमन राजा ही होता था विशेष का, उसके प्रति निष्ठावान वफादार लोग हुआ करते थे, वो उसका शासन उस इलाके में हो या ना हो, अपने मुखिया के एक इशारे, एक आदेश पर लोग पूरा विद्रोह करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और इस जाति की ताकत को अंग्रेज बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे, और यही कारण था कि वो जाति को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, नष्ट करना चाहते थे, जो उसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। कास्ट एनिहिलेशन की जो लोग बात करते थे कभी, वो भी बाद में इस बात को स्वीकार किए कि इसको समाप्त किया ही नहीं जा सकता है, ये एक अच्छाई है, उत्पादन इकाई भी है, जिसके बलबूते पर हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी थे, वो जाति व्यवस्था ही हमारी थी। मैं जाति व्यवस्था का समर्थक हूँ निश्चित रूप से, बस मैं केवल ये नहीं चाहता हूँ, और कोई भी नहीं चाहेगा, एक स्वस्थ समाज के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए जातियों में, ना कोई ऊंची जाति है ना कोई नीची जाति है, ना लोधी सर्वोपरि है ना लोधी किसी से नीचे है। अब जाति उद्भव का जो सिद्धांत है, समाज शास्त्रियों ने बहुत से सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जैसे व्यवसाय के आधार पर जातियों का निर्माण, जैसे वर्ण व्यवस्था से जातियों का, और इस तरह की बात की है। लेकिन विद्वान इस बात को मानते हैं कि जिस सिद्धांत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, जाति उद्भव का जो सिद्धांत, वो है गण संघों से, प्राचीन गण संघों से आधुनिक जाति का निर्माण। इस पे बहुत कम ध्यान दिया गया, अब इतिहासकारों ने ध्यान दिया इस बात पे। भारत में जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो थी दो इलाकों में, जैसे गंगा यमुना की तलहटी में जितने भी गण संघ थे, ये लोकतंत्र हुआ करते थे, इसमें कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था, बल्कि जो योग है वही होता था। तो 11 जो गण संघ थे, वो हिमालय तलहटी में थे, यही भारतीय बाहरी आक्रांताओं का मुकाबला करते थे कि सारे जो से लेकर मुगल से कुछ ही इलाके से आते थे, तो ये युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इसको पाणिनि ने कहा है, दो थे भारत में का ही युद्ध से चलती थी, उसमें एक मालव थे और दूसरे थे योधे। योधे को हर इतिहासकार मानता है और विद्वान मानते हैं कि योधे ही सर्वशक्ति संपन्न एक गणसंघ था, योधे, जिससे लोधियों की उत्पत्ति हुई है। तो एक तो लोधी योधे गढ़ था, और इस गढ़ संघ में अन्य जातियों के लोग भी शामिल हुए थे, लेकिन लोधी जाति की उत्पत्ति है वो योधे गढ़ संघ से हुई है। आभीर एक गढ़ संघ था जिसमें अहीर जाति की उत्पत्ति हुई है, जो अब ग्रंथ रूप में फिर बाद में या महिमा मंडन के तौर पे यदुवंश से जोड़ा गया और यादव से जोड़ा गया। उन्होंने भी काफी मतलब एक पराक्रम समय समय पे दिखाया है, और इसी तरह के और भी गढ़ संघ थे। खैर, मैं आयुर्जीवी गढ़ संघ के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हमारा योधे गढ़ संघ था जिससे लोधी की उत्पत्ति हुई है, ये एक बहुत शक्तिशाली गढ़ संघ था। और इतिहास क्यों नहीं लिखा गया गढ़ संघों का? क्योंकि भारत में इतिहास लेखन की जो परंपरा थी, परिपाटी थी, वो ये थी कि राजाओं का इसमें गुणगान ज्यादा होता था, महिमा मंडन ज्यादा होता था, और राजा हमेशा ये होते थे तो वंशानुगत हुआ करते थे। क्योंकि गढ़ संघ वंशानुगत नहीं होते थे, बल्कि योग्यता के आधार पर उनके शासक का चयन होता था। तो इस तरह से एक जो गौरवगान की जो परंपरा थी, इनके यहाँ नहीं थी। लेकिन इतिहास की बात जहां तक है कि इतिहास को दबाया तो जा सकता है और मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए कालांतर में जो गणसंघों का इतिहास उजागर किया है इतिहासकारों ने, उसमें योधे गणसंघ को सबसे अच्छा पूर्व 1000 वर्ष से और ईसा पश्चात 1000 वर्ष तक
2000 वर्ष तक ये अपने वजूद में था, यौधेय गणसंघ, इनका अस्तित्व था। लेकिन जो पूर्णतः वैभवशाली जो पीरियड था इनका, जेनिथ पीरियड जिसको कहा जाता है, वो था ईसा पूर्व 600 वर्ष और ईसा पश्चात 400 वर्ष तक। और एक जो इतिहास या समाज विज्ञान के विद्यार्थी हैं, स्कॉलर्स हैं, वो जानते हैं कि टोटम के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। तो प्राचीन जातियां, जिनको थोड़ा विदेशी टर्म में ट्राइब कह देते हैं या समुदाय कह सकते हैं आप, इन सब का एक टोटम होता था। हर जाति विशेष का एक प्राचीन टोटम होता था, और उस टोटम का बहुत ये लोग सम्मान करते थे, जिसका भी जो टोटम है। लोधियों का या योधियों का जो टोटम था, वो था एक लोध वृक्ष होता है, आपको बताएं। तो किसी भी समुदाय का या किसी भी ट्राइब का टोटम इस बात पर डिपेंड करता था कि उसके लिए उसकी क्या उपयोगिता है और उसकी उपलब्धता कितनी है, क्या है। तो यौधेय गणसंघ जो अफगानिस्तान की सीमा तक था, और इधर आपका यूपी से लेके पूरा हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश, बहुत मत्स्याकार में बहुत बड़ा गणसंघ था। तो इनका जो टोटम था वो लोध वृक्ष था, और लोध वृक्ष को ये बहुत बहुलता थी उनके इलाके में, बहुत ही ज्यादा। और उपयोगिता इनके लिए ये थी कि ये बेसिकली इनकी आजीविका का साधन ही युद्ध करना था, और युद्ध ये लोग किया करते थे। तो जाहिर सी बात है, इनको बहुत से घाव, व्रण या जख्म लगते रहते थे। तो यौधेय वृक्ष में होता है, उसमें एक औषधि गुण होता है कि ये रक्त की विषाक्तता को दूर करता है और घाव को भरने में ये सहायक होता है। तो इन्होंने अपनी उपयोगिता और उपलब्धता के आधार पर लोध वृक्ष को अपना टोटम बनाया था। और लोध वृक्ष के सम्मान में पहले इन्होंने लोध अयन, लोधी आना, लोध आना और ये लुधियाना नगर बसाया हुआ था। लुधियाना नगर जो बसा है, वो लोध वृक्ष और यहूदियों के टोटम के आधार पर बसाया गया था, इन्होंने बसाया था। तो रोहतक इनकी टकसाल थी, जहाँ के सिक्के मिलते हैं, और इनकी प्रशासनिक इकाई लुधियाना था। लुधियाना से प्रयोजित करने के कारण, जैसे जितने वेस्ट बंगाल में लोधी बसे हैं, जो भी वहाँ के प्रोफेसर हैं वो लिखते हैं कि लुधियाना से प्रयोजन के कारण ये लोग लोधी और लोधा कहलाए। ये तो हो गया इनके टोटम की बात। अब ये है कि इन्होंने इतना बड़ा विस्तार किया कैसे था। इनके विस्तार की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये किसी भी राजा की ओर से या किसी भी गढ़ संघ की ओर से ठेके पर युद्ध किया करते थे, और युद्ध जीतने की पूरी गारंटी हुआ करती थी। ये कभी पराजित नहीं होते थे। तो इनके जितने भी सिक्के मिले हैं उनमें कुछ ऐसे हुए हैं कि उनकी ये, कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र इनके पास था कि जिससे कभी ये पराजित नहीं हुआ करते थे। शकों को इन्होंने पराजित किया, हुलों को इन्होंने पराजित किया, और ये लगातार युद्ध ही करते रहे। लेकिन इनकी कृषि भी बड़ी उत्तम कोटि की थी। इनका मुख्य व्यवसाय युद्ध करना था, और कृषि भी युद्ध उत्तम कोटि की थी। क्योंकि जब सिकंदर आया है, तो सिकंदर के साथ कुछ फिलोसफर भी आए, और कि इन घटना याद आई कि सिकंदर जब मकदूनिया यूनान से चला था, तो विश्व विजय का सपना लेके, तो क्योंकि गुप्त जो सेना इनकी विंग थी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और झेलम नदी के उस पार इन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। तो गुप्तचरों ने जब ये सूचना दी कि जितने देश सिकंदर महान ने जीते हैं, बस उतने में ही लेना चाहिए, क्योंकि झेलम नदी पार करने का मतलब है कि उन्हें हमको यौधेयों से टकराना होगा, और यौधेयों से टकराने का मतलब होता है कि किसी का जिंदा बच पाना बड़ा मुश्किल था, ऐसा उन्होंने सूचना दी। तो इसमें सिकंदर ने ये वादा किया कि देखिए, 11 गढ़ संघ है, बहुत से गढ़ संघ है, आपसे में इनकी कोई एकता नहीं है,
तो हमारे पास एक रणनीति है कि हम योधे गढ़ सिंह की जो सीमा है उससे बच के निकल जाएंगे और योद्धियों से टकराएंगे नहीं, तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। काम जो था केवल या तो योद्धियों का या मालवगढ़ संघ का, यही मतलब शक्तिशाली गढ़ संघ थे, आयुर्वेद भी थे। तो यहाँ जब शुरू से युद्ध होता है, बाकी गढ़ संघों का वो सफाया करते करते इनको योधे गढ़ संघ की सीमा से निकल गया। तो इनके गर्मा, इनके गौरव को एक बहुत बड़ी चोट लगी सामान योधे में। तो फिर इन्होंने क्या किया है कि सिकंदर की हत्या कर दी। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के काशी प्रसाद जायसवाल जी ने उद्धृत किया है और मैंने अपनी थीसिस में इसका उल्लेख किया है। तो ये तो सिकंदर की बात की। सिकंदर मतलब दिग्विजय का सपना पूरा नहीं कर सका विजयी होने का, और उसको मार दिया गया योद्धियों के द्वारा। लेकिन योद्धे भी पराजित हुए। वो किससे पराजित हुए? वो अपने सगे भांजे से पराजित हुए। समुद्रगुप्त जो था वो योधे माँ की ही संतान था, बल्कि वो पिता पक्ष से भी योधे था, माता पक्ष से भी योधे था। जैसे मैंने जिक्र किया कि दो तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, गढ़संघ भी थे और राजतंत्र थे। उसी राजतंत्र वाली व्यवस्था बड़ी मुफीद लगती थी, बहुत सूट करती थी इसको। तो इन्होंने क्या किया है, समुद्रगुप्त ने जितने भी गढ़संघ थे सबका इन्होंने सफाया किया, सभी का। प्रयाग स्तंभ एक यहाँ पे है, उसमें लिखा है कि योधे समेत उन्होंने सारे गढ़संघों का उच्छेद 4वीं शताब्दी में कर दिया था समुद्रगुप्त ने। उच्छेद का मतलब तात्पर्य ये नहीं कि सबको मार डाला था, बल्कि इतिहास में ये जिक्र मिलता है कि योधे गढ़संघ भूमिगत हो गया, योधे भूमिगत हो गए। और इसके बाद अवसर पाके इन्होंने 4वीं शताब्दी के बाद एक मौका आया तो इन्होंने फिर मतलब ये बलशाली हो गए, फिर से हुए। इतने दिनों ये भूमिगत रहे, बाकी गढ़ संघों का बाकी वो उच्छेद हो गया और फिर वो पनप नहीं पाए, लेकिन योधे गढ़ संघ फिर पनप गया। इसलिए आप देखेंगे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी, जो 1000 वर्ष तक सबसे अच्छा व्यवसायी समय था योधियों का। 4वीं शताब्दी तक आपको कहीं भी लोधी जाति का जिक्र नहीं मिलेगा, केवल योधे का मिलेगा। और उच्छेद होने के पश्चात योधे समाप्त हो जाता है और लोधी जाति का जिक्र आना शुरू हो जाता है यहाँ से। इसकी कुछ वजह रही है कि योधे जो बलशाली थे उनका वैभव समाप्त हो चुका था। फिर ये टोटेम के आधार पर, लुधियाना से प्रयोजन के आधार पर ये लोधी और ये इस नाम से जाने गए। तो ये मिलता है इतिहास की हमारी जो उत्पत्ति है योधे गढ़ से इस तरह से हुई है, सिकंदर महान को पराजित करना। इसके बाद आपका दौर आता है कि 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी में बाहरी आक्रमण ज्यादा होना शुरू हो गए थे। जब योधे यहाँ पर 10 साल तक, 1/4 शताब्दी लिखते हैं राहुल संगम, राहुल संगम 1/4 शताब्दी का मतलब 25 वर्ष तक लगातार युद्ध हुआ है समुद्रगुप्त से। शुरुआत में योद्धियों ने बहुत हल्के में लिया इनको, समुद्रगुप्त को। उनको लगा चलो ये भाग गया है और कुछ देर में अपने आप ये शांत हो जाएगा, ऐसा उनका सोच था, ऐसा इतिहास में मिलता है। लेकिन जब योद्धे ने देखा कि नहीं, ये तो बड़ा गंभीर युद्ध हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, लगातार योद्धे भी मारे जा रहे हैं, उनके सैनिक भी मारे जा रहे हैं, तब ये सतर्क हुए। युद्ध हुआ और समुद्रगुप्त तो बहुत बलशाली था। इन्होंने करीब 15 वर्ष तक तो लगातार योद्धे पुरुष लड़े हैं, और आखिरी 10 वर्ष जो राहुल संगत्यान लिखते हैं कि आखिरी 10 वर्ष योद्धे स्त्रियों ने युद्ध किया है समुद्रगुप्त की सेना से, 10 वर्ष तक लगातार युद्ध किया है। वो अपने बच्चों को लेकर, युद्ध पोतों को पीछे ढकेलते हुए, ये भीटा की एक पहाड़ी इलाहाबाद के पास में ही है, वहां तक ये युद्ध स्त्रियां लड़ती रही समुद्रगुप्त से लगातार, और पीछे हटती रही, युद्ध पुत चलाती रही। केवल उसमें बूढ़े लोग बचे थे और बच्चे बचे थे, युवा जो
लोधी थे या योधे थे, वो सब मारे जाते थे। फिर यहाँ से इनका प्रवचन होता है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड इनको बहुत सोच किया। तो इन्होंने क्या किया कि एक दसाण नाम का 10 जल युक्त एक किला था इनका पंजाब में, जो 10 नदियों से गिरा था। तो पंजाब में 5 नदियां तो झेलम, ब्यास, सतलज, ये तो तमाम है, इसके अलावा 5 नदियां रही होंगी। जो कुल 10 नदियों से घिरा हुआ इनका एक फोर्ट सा किला था, जिसको दुर्ग कहते थे। और इसी तरह का एक प्राकृतिक दुर्ग इनको समझ में आया बुंदेलखंड में। ये 10 नदियों से ये भी एक भूभाग घिरा हुआ था, छोटी बड़ी नदियों से मिला के। और ये सामरिक दृष्टि से इनको लगा कि ये तो दसाण है, तो दसाण बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम दिया था वो ये योधेयों ने दिया था। यहाँ पे बच गए। तो ये बुंदेलखंड का ये शुरुआत होती है, योधों ने ही इनका दसाण नाम दिया था। जुझौती नाम इसका पड़ा क्योंकि आगे लोग जूझते रहते थे, लड़ते रहते थे, फिर इसका नाम बुंदेलखंड भी पड़ा। इन्होंने पंजाब से हटके फिर अपने जो राज्य सीमा का विस्तार किया, जिसे आप मध्य भारत कह सकते हैं, पूरा मध्य भारत। बुंदेलखंड उस दौर में था आपका उधर नर्मदा नदी से लेके इलाहाबाद में टॉस नदी तक, चंबल और यमुना से घिरा हुआ भूभाग था। इतना बड़ा एक विस्तृत क्षेत्र था, जिसको आप मध्य भारत कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपना शासन और सत्ताएं बहुत बड़ी बड़ी स्थापित की थी। अब एक दौर ये आता है कि इनको वर्ण व्यवस्था में कैसे समाहित किया जाए, क्योंकि जो गण संघ थे उनकी अपनी व्यवस्था थी। वो वर्ण व्यवस्था को डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे, वर्ण व्यवस्था में समाहित नहीं होना चाहते थे, क्योंकि इनका अपना एक गौरवमयी वजूद था, बहुत शक्तिशाली थे और इनको कोई किसी और की पहचान में लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने शुरू तक कभी भी क्षत्रिय होने का दावा नहीं किया था, क्योंकि योद्धे मानवीय गरिमा के लिहाज से भी, सम्मान की दृष्टि से भी, और हर दृष्टि से ये वर्ण व्यवस्था को, भेदभाव जो व्यवस्था थी उसको पसंद ही नहीं करते थे। इतिहास में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि गणसंघ बाद में राजतंत्र में भी कुछ होते हैं, राजतंत्र कुछ राजा लोग भी गणसंघ में आए हैं, गणतंत्र में आए हुए हैं। अब इधर जब ये 8वीं शताब्दी में आते हैं, बल्कि 7वीं 8वीं से ही शुरू हो जाता था इनका, जो कि तब लोधी इनका मिलता है। जितने भी पुराण और 6 पक्ष जुड़ गए हैं, नए पुराण लिखे गए, संहिताएं लिखी गई हैं, ये ज्यादातर आपको मिलेगा कि शंकर जी नर्मदा तीरे विचरण करते हुए, मतलब ये है कि सारा का सारा जो साहित्य लिखा गया है आपका जबलपुर और ये इसमें जो नदी है आपकी नर्मदा किनारे किनारे का, उसमें जिक्र मिलता है कि ज्यादातर जो पुराण लिखे हैं जिनमें इनको चंद्रवंशी छुकड़ी कहा गया है, तो 8वीं शताब्दी का ही उल्लेख है, इसके बाद का है। अच्छा, आल्हा के समय तक जो चंद्रवरदाई ने जो जिक्र किया है उसमें राजपूत शब्द का भी जिक्र नहीं है, राजपूत का नहीं है, लोधियों का जिक्र तो है। यहाँ से चंद्रवंशी क्षत्रिय होने की शुरुआत होती है, चंद्रवंशी क्षत्रिय में तो शामिल किया जाता है, चंद्रवंशी क्षत्रिय कहे जाते हैं, इसमें मिलता है। जो आपने राजा हृदय साय का जो जिक्र सुना है कि महान क्रांतिकारी से 1842 से लेकर 1857 तक इनकी सारी पीढ़ियां कुर्बान हो गई थी, और इतना महान क्रांतिकारी शायद इतिहास में, मतलब ये ब्रिटिश पीरियड में कोई नहीं मिलेगा जितना ये थे। तो मैं बताना चाहूंगा कि राजा हृदय साय के पूर्वजों का भी जो लेख मिलता है, वो मिलता है कि आल्हा में जब माहिल ने अपनी एक कुटिल नीति के तहत आल्हा उदल को निकलवा दिया था महोबा से, कन्नौज में जाके चले गए थे, पृथ्वीराज को एक सूचना दी थी इन्होंने कि अब आल्हा उदल महोबा में नहीं है, आप बिल्कुल निष्कंटक और निडर होकर महोबा पर आक्रमण कर सकते हैं, परमाल अकेला है, लोधी मतलब आल्हा उदल के बगैर उसकी कोई ताकत नहीं है। तो उन्होंने जब युद्ध किया है पृथ्वीराज चौहान ने, तो उसी समय फिर आला उदल भेष बना बदल के आ जाते हैं, और ये भी नहीं चाहते हैं कि जिस देश से हमको निकाला गया है राजा परमाल ने, तो वो ये जाने कि हम यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन मातृभूमि की बात थी तो वो भेष बदल के यहाँ पे आए भी थे। उन्होंने युद्ध किया था चीजें सागर में, बहुत भयंकर मार काटना चाहिए। लेकिन आला उदल के पहले जो चंद्रवरदाई लिखते हैं, आला उदल के पहले भी जब पृथ्वीराज की सेना का एकदम कत्लेआम होना शुरू हो गया, बड़ा भीषण युद्ध हुआ, पराक्रम दिखाया, तो फिर पृथ्वीराज ने पूछा कि हमको क्या गलत सूचना दी गई थी, हमें तो ये कहा गया था कि आला उदल है नहीं।
और इस तूफान की बेग से बढ़ती आ रही सेना आखिर किसकी है, जो हमारी सेना का तो कत्लेआम करती जा रही है। तो चंद्रबरदाई का तो मूल जो फरमान रासो है, उसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि ये ईश्वरदास लोधी की सेना है। ये ईश्वरदास के पुत्र थे, 2 पुत्र थे, उन्होंने भेजा था। ताजा परमाल ने लिखा था कि 7 से ये जिक्र आता है कि 7 से वो ईश्वरदास लोधी को 7 से अपने ही वंश का मानते थे। ये जिक्र आता है कि अब मेरे ऊपर विपत्ति आ चुकी है, अलाउद्दल यहाँ पे है नहीं और महुआ की रक्षा करिए। तो राजा ईश्वरी सिंह ने, ईश्वर सिंह, मैं यहाँ थोड़ा भूल रहा हूँ सिंह टाइटल था या नहीं था, आई एम नॉट वेरी मच कंफर्म, लेकिन ईश्वरी, हाँ ईश्वरी दास कहीं पे आता है। उन्होंने जो अपने 2 पुत्रों को भेजा था, उन 2 पुत्रों ने कत्लेआम मचा दिया था यहाँ पे, जिनका आलाउदल होने का उन्होंने भ्रम पाल लिया था कि शायद आलाउदल आए। ये तो उसमें उनके एक पुत्र की हत्या हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। तो राजा ईश्वरी दास जो थे, उन्हीं के वंशज थे ये राजा हृदय साय लोधी, उन्हीं के वंशज थे, ये इतिहास में जिक्र मिलता है। तो बहुत प्राचीन राजघराना था ये राजा हृदय साय का, ये राजा ईश्वरी सिंह के वंशज थे। मैं थोड़ा आधा मिनट आपसे लेना चाहता हूँ, आप देंगे मुझे? हेलो 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 हेलो। जी सर बोलिए। मैं 15 सेकंड मुझे दीजिए थोड़ा। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं बस आफ्टर 15 मिनट में आ रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जागो लोधी समाज की इस पटल पर आप लोग सुन रहे हैं डॉक्टर बीके लोधी साहब को, जो शौर्य गाथा कार्यक्रम हमारी जो सीरीज चल रही है प्रति शनिवार, कोई न कोई हमारी जाति के ऐतिहासिक महत्व को बताने वाले, गौरवशाली इतिहास को बताने वाले, इतिहास के जानकार, इतिहास में रुचि रखने वाले लोग, उनको हम बारी बारी से लाते हैं। डॉक्टर बीके लोधी साहब पुनः हमारे बीच में है, और वो गोहान से मूलतः आते हैं, हमीरपुर जिले से। और वो हमें आज लोधी समाज के इतिहास, योद्धे गणराज, आला उदल और राजा हृदय शाह से उनका संबंध, इन सब चीजों पे बताने, और टोटम के बारे में बता रहे हैं कि लोधी समाज का या योद्धे गणराज का टोटम क्या होता था, यानी पहचान क्या होती थी। फिर और भी जानकारी उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को दी है। और डॉक्टर बीके लोधी साहब ने पीएचडी किया है लोधी समाज पर, और साथ में वे भारत सरकार के राष्ट्रीय विमुक्त एवं घुमंतु जनजाति आयोग में उप सचिव भी रहे हैं, और मैंने उनके साथ करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बतौर भारत सरकार की सलाहकार मैंने भी डॉक्टर बीके लोधी साहब और दादा इदाते उनकी टीम के साथ काम किया है। और चूंकि आपको मालूम है कि लोधी जाति भी विमुक्त जाति में आती है, तो उसके भी जानकार डॉक्टर बीके लोधी जी हैं, और राष्ट्रीय घुमंतु जनजाति विकास परिषद के बौद्धिक प्रकोष्ठ के भी राष्ट्रीय स्तर पर संयोजक हैं। तो मैं जी, अब, मैं आ गया। जैसा मैंने डॉक्टर बीके लोधी साहब के बारे में बताया और उन्होंने समाज की जानकारी दी, डॉक्टर साहब जी, आपका पुनः स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। हाँ, थोड़ा मेरा आपने जिक्र किया है तो मैं अपनी अभिरुचि के बारे में बताऊं कि कैसे मैं सोशियोलॉजी में आया, लोधी जाकर मैंने पीएचडी की। इसकी एक वजह ये थी कि मैं क्रांतिकारी गणेश मेहता का वंशज हूँ, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था, उनके पिताजी ने भी किया था। तो मुझे लगता था कि ये 1990 का जो आपका दशक था, जिसमें मंडल आयोग की रिपोर्ट थी ओबीसी के लिए विशेषकर, तो मुझे जरूर लगता था कि कुछ जातियां और समुदाय ऐसे हैं जो एक अलग मिजाज के लोग हैं, अलग नेचर के लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं और साहसी लोग हैं। तो इसी सिलसिले में मुझे लगा कि जो जिस पे सबसे कम ध्यान दिया गया है वो वही थे जिनको अंग्रेजों ने कर्नल टाइप घोषित किया। बाद में हमको विमुक्त जाति कहा गया स्वतंत्र भारत में 1952 के बाद। तो मेरी इस तरह से रुचि सोशियोलॉजी में हुई और मैं योगी जाकर मैंने पीएचडी किया। चलिए, अलग बात है जिसके बारे में मोहन सिंह जी जिक्र कर ही लेते हैं। तो मैं बता रहा था कि
हमारे जो पुरखे थे वो आयुर्जीवी थे, और ये दौर फिर मुगलों के साथ युद्ध करने का आता है। आप यदि निजाम डोमिनियन के बारे में एक पुस्तक है, उनमें लोदियों के चैप्टर हैं, जिक्र दिया हुआ है कि लोदियों की जो कदकाठी है वो सैनिकों जैसी है, बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, बहुत अच्छी योद्धा होते हैं, ये बहादुर होते हैं। ये जगह जगह आपको जिक्र मिलेगा, हर जगह। और कृषि के बारे में हम वर्तमान समय में तो कृषिजीवी हैं निश्चित रूप से, लेकिन शुरुआत से लेके जो अधिकतर जिक्र मिलता है वो आयुधजीवी का ही योद्धाओं का मिलता है, सैनिकों का मिलता है। 1842 का जो युद्ध हुआ था वो सभी जानते हैं, जानने लगे हैं कि ये राजा हृदय शाह के नेतृत्व में हुआ था, और बुंदेलखंड को अंग्रेजों से खाली होने की वजह से कराया गया था। हालांकि बाद में गद्दारी के कारण कुछ लोगों के वो पकड़े भी गए, सारे लोगों को चुनार किले में कैद करके रखा गया। अभी हमारे लक्ष्मी दादा और लोग देख के आए थे कि अंडरग्राउंड कुछ कमरे थे, उसमें उनको कैद रखा गया किया गया था। और उस दौर की सबसे जो सुरक्षित जेल थी वो चुनार किला था उस दौर की। जो कूका नामधारी आंदोलन निकला था पंजाब में, तो उसमें भी राम सिंह कूका को उनको बंदी बनाया गया था, लगभग वही दौर था। मतलब चुनार किला इस तरह का था। और 1842 का जो बुंदेलखंड विद्रोह था, उसमें बुंदेलों ने भी शुरुआत में साथ दिया था, गौड़ राजाओं ने, जमींदारों और तालुकेदारों ने साथ दिया था, लोधियों ने। ये 3 शासक जातियां थी मध्य भारत की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये युद्ध किया था। लेकिन अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो, उसमें वो बुंदेलों को तोड़ने में सफल हो गए। फिर उन्होंने कुछ बुंदेलों को भी फांसी लगवा दी थी। राजा पाल सिंह बुंदेला भी उसी में शहीद हो गए थे। और इसके अलावा उनकी राजो रानी, जो रानी साहिबा थी, उनको भी आत्मदाह करना पड़ा था स्वमाल की खातिर। तो इस तरह से, लेकिन वो इनको फांसी नहीं दे पाए थे, क्योंकि इनकी जाति पंचायत बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और उनको ये मालूम था कि हमने अगर राजा हृदय साहब को फांसी दे दी तो भारत में शासन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर बाद में एक इनका एक एग्रीमेंट भी होता है, समझौता भी होता है अंग्रेजों से, जिसमें वो अंग्रेज शर्त रखते हैं, बाकायदा लिखते हैं कि आप वादा करेंगे कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था कि सारे मतलब भारत में लोगों ने बगावत शुरू कर दी थी, पूरे भारत में, तो ये क्षेत्र नहीं था भारत में। और यही कारण है कि आप देखिए कि आप उड़ीसा देखिए, वेस्ट बंगाल देखिए, असम में देखिए, इनको क्रिमिनल ट्राइब ही लोदियों को कहा गया है। तो अभी हमें कैलाश सिंह जी ने मेरे पिछले कार्य में पूछा था कि इनका कहाँ कहाँ इन्होंने विद्रोह किया था, केवल बुंदेलखंड था, केवल मध्य भारत था, या कहाँ था। तो इसी से मैं बताना चाहता हूँ कि इनका विद्रोह पूरे भारत में था। और इसके पहले अफगानिस्तान में जब 6वीं 7वीं शताब्दी में इस्लाम की आंधी आई, तो उसमें जितने भी बौद्ध थे सब मुसलमान बन चुके थे, जितने भी स्थानीय कबीले थे वो सब के सब मुसलमान बन चुके थे दुनिया में। केवल लोधी वहां पर ऐसे थे जो आखिरी आखिरी तक युद्ध करते थे, और अंत में इनको 11वीं शताब्दी में इनको भी इस्लाम कबूल करना पड़ा, या इन्होंने कबूल किया, परिवर्तित हो गए। तो यहाँ पे ये लोधी पठान के नाम से जाने गए। ये वही दौर था लगभग जब 8वीं शताब्दी में यहाँ पर पड़ाव की रचना हो रही थी, जब यहाँ पे चंद्रवंशी क्षत्रिय इनको कहा गया था। लगभग उसी दौर में 1 शताब्दी बाद वहां पे इनका पठानीकरण भी हुआ। पठान भी एक मतलब योद्धा जाति होती है, और लोधी तो है यहाँ पे, क्षत्रिय तो योद्धा जाति है ही, ये होगा। अच्छा, जब वहां से ये होता है कि फिर भी तुर्की के मुसलमानों से लगातार युद्ध करते हैं। ये राणा अली हसन चौहान का एक ग्रंथ है, उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ कि वो इस बात का जिक्र करते हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोधी हैं, अफगानिस्तान में बहुत से लोधी हैं, तो वो बात अलग है कि वो इस्लाम कबूल कर लिया और वो पठान के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनका मिजाज, उनका जो टेम्परामेंट है वो भी लड़ने वाली ही जाती है। क्या पता ना, ये टेक्नोलॉजी कहती है यहाँ पर। तो इस तरह से उनका टेम्परामेंट एक ही है। आपको इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा, जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस बात का, जिस फैक्ट के बारे में बता रहा हूँ, ये कहा जाता है कि व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बन सकता है, ईसाई या कुछ भी बन सकता है, लेकिन वापस हिंदू नहीं बन सकता। तो उसके लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
लेकिन जब वहां पर तुर्की के मुसलमानों से युद्ध करते रहे, हमेशा युद्ध करते रहे, मुसलमान बनने के बाद भी विदेशी मुसलमानों से इनका युद्ध होता रहा। ये राणा अली हसन चौहान लिख रहे हैं, कभी लगातार बाहरी मुसलमानों से युद्ध करते रहे अफगानिस्तान में, लेकिन इनको जो पुराने मुसलमान जो पहले एक दो पीढ़ी पहले बन चुके थे, जो बौद्ध मुसलमान बन गए थे, जो वहाँ के स्थानीय कबीले मुस्लिम बन गए थे, वो लोधियों को कहते थे कि ये तो नव मुस्लिम है, और नव मुस्लिम के लिए वो सहयोग नहीं करते थे, नए मुसलमानों को वो सहयोग नहीं करते थे लोधियों को। तो फिर क्या होता है कि जो सिकंदर बहलोल लोधी था, बहलोल लोधी को फिर अपने अभियान की याद आई, अपने लुधियाना की याद आई, फिर वहां से वापस लुधियाना आके पंजाब आते हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और आपका अरे लास्ट वाला जो है ना इब्राहिम लोधी, यहाँ पर ये आते हैं। तो इब्राहिम लोधी तक आते आते ये कमजोर हो जाते हैं। इब्राहिम लोधी बहुत अच्छे शासक नहीं थे। तो इब्राहिम लोधी से युद्ध होता है बाबर का, बाबर लगातार युद्ध करते हैं। बाबर जब युद्ध करता है तो फिर इब्राहिम लोधी क्या करते हैं कि इनको फिर ये भूमिगत हो जाते हैं, इनकी सारी सेना भूमिगत हो जाती है, फिर ये हिंदू बन जाते हैं। और हिंदू बनने के बाद ये महाराष्ट्र में गौली, ठाकुर और तमाम सरनेम से वापस जाने लगे। मतलब ये पहली घटना का जिक्र मिलेगा कि मुसलमान होने के बाद ये लोग फिर हिंदू होते हैं, ये वापस हिंदू बन जाते हैं। कहीं आपको एग्जाम्पल अन्य जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पे मिलता है। तो ये तो रहा इनका बाबर के टाइम तक का है, रहा युद्ध करते रहे, उनके यहाँ ये सेना में भी शामिल रहे हैं, मुगलों से भी इन्होंने युद्ध किया है। और मैं अपने गांव के पास की घटना का फिर से जिक्र करना चाहूंगा कि मेरे गांव में एक जराखर गांव है, मेरे गांव के पास ही है, राठ के पास, जहाँ स्वामी ब्रह्मानंद जी का इलाका है, उसी इलाके से मैं हूँ, उसी गांव से पास के गांव का हूँ। तो उधर एक जराखर नाम का एक गांव है। तो जराखर के लोधियों को रावत कहा जाता है। रावत, रावत का मतलब होता है वीर, बहादुर, ब्रेव। उसमें होता है कि एक मुगल सेना जाती है पन्ना रियासत पर आक्रमण करने, राजा छत्रसाल पर आक्रमण करने जाती है। रात हो जाने के कारण उन्होंने एक पड़ाव डाल दिया जराखर गांव के बाहर। और जब वहां लोधियों को ये पता लगा, वहां कोई, जराखर तो एक छोटा गांव था, कोई सेना नहीं थी, कोई राजा नहीं था, कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी युद्ध करने की, लेकिन लोधियों का टेम्परामेंट जो कि जुझारू होता है, लड़ाके होती ही है। जब इनको पता चला कि महाराज छत्रसाल के ऊपर ये मुगल सेनापति सेना लेके जा रहा है, तो उन्होंने रात के अंधेरे में क्या किया कि मारकाट शुरू कर दी कुल्हाड़ियों से, तलवारों से, जो भी किसानों के पास जो औजार होते हैं। अच्छा, वो सेनापति ये समझता है, नाम तो मैं बाद में बता पाऊंगा, कहीं नोट किया है मैंने अपने उसमें। तो सेनापति वो समझते हैं कि शायद राजा छत्रसाल की सेना ने आक्रमण कर दिया है। इससे वो घबरा जाती है, सेना भाग जाती है, बहुत से लोग उसमें मारे जाते हैं, लोग मार डाला उनको। फिर सेनापति का सर काट के ये दूसरे दिन जाके, उस समय तो वही सवारी केवल घोड़ा होता था, तेज चलने वाला, फिर उसके साथ ये पन्ना जाते हैं। पन्ना पहुंच के महाराज छत्रसाल के सामने उसका कटा हुआ सर पेश करते हैं। थाल में, थाल है, थाल के ऊपर मतलब कोई रेशमी वस्त्र से ढका हुआ है कि हम एक भेंट देना चाहते हैं। तो राजा छत्रसाल महाराज जी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इसमें क्या है, क्योंकि इसी आकृति से ऐसा लग नहीं रहा था कि हीरे जवाहरात सोना चांदी कुछ क्या है, क्योंकि एक लोथड़ा ये ऐसा दिखता था सर जैसा, तो वो कपड़े से ढका हुआ था। तो महाराज छत्रसाल के सामने जब वो वस्त्र हटाते हैं, उसके ऊपर आभरण हटाते हैं, तो सेनापति को पहचानते थे, मुगल सेनापति को, महाराज छत्रसाल। महाराज छत्रसाल अवाक रह जाते, एकदम खड़े हो जाते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं। फिर पूछते कि आप आए कहाँ, कौन से हैं? तो पता चला कि जराकर के लोधी लोग। तो जराकर के लोधी है, तभी वो फरमान एक जारी करते हैं कि एक खड़ी तंजीम और लाल कालीन, कि जब भी जराखर का, रावत की उपाधि देते, रावत माने होता है वीर, लोधियों को, कि जब भी कोई जराखर का रावत आएगा, लोधी आएगा, तो पन्ना में किसी का भी शासन हो, मेरे वंशजों का, आगामी पीढ़ियों का, तो राजा खुद खड़े होकर अपने आसन से, सिंहासन से खड़े होकर उनका सम्मान करेगा, लाल कालीन बिछा के सम्मान किया जाएगा, जिसे खड़ी तंजीम कहते थे, और रावत की उपाधि उनको दे ही दी थी। ये हुआ, ये घटना ये है। दूसरी घटना में महोबा की बताता हूँ, पास के एक सूबेदार बंगस खां थे। सूबेदार बंगस खां ने एक आक्रमण किया, 6 साल की रानी को घेर लिया उन्होंने मौदा के जंगलों में। मौदा के जंगलों में रानी से बंगस खां से घेर गई, तो
सूपा एक क्रांतिकारियों का गांव है जहाँ पे बुंदेलखंड विद्रोह की भूमिका बनी हुई थी, जहाँ पे पहला सम्मेलन हुआ था। राजा हृदय साय और राजा पारीक्षित और तमाम राजे रजवाड़े थे लोग थे, जिसमें बुंदेले भी थे, गौड़ भी थे, लोधी थे। हमें यह जो का चबूतरा कहलाता है, वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, अंग्रेजों को मार भगाने की योजना बनी हुई थी। तो वो सूपा जो गांव है वो चरखारी के नजदीक है। तो चरखारी जो रियासत है वो पहले लोधियों की थी। तो बंसिया शाह और बिकट शाह ये दो भाई थे जो, उन्होंने चरखारी को पहले बसाया हुआ था। चरखारी को फिर उन्होंने, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजा छत्रसाल को उन्होंने दे दिया था, कुछ कहते हैं कि राजा छत्रसाल ने इनको चरखारी दी हुई थी, जो भी है। लेकिन हाँ, छत्रसाल से इनका एक लोधियों के अच्छे संपर्क थे, अच्छे संबंध थे। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं कि राजा छत्रसाल लोधियों से हारे भी, पराजित भी हुआ है। लेकिन इस क्षेत्र की जहां मैं बात कर रहा हूँ, हमीरपुर महोबा की, यहाँ पे इनके संबंध ठीक थे राजा छत्रसाल से। अन्य जगह राजा छत्रसाल पराजित भी हुआ है इनसे, लोधियों से, ये इतिहास में मिलता है। तो जब रानी साहिबा इनसे घिर गई हैं फंगस खां से, सूपा के लोधियों को पता चलता है। जब सूपा के लोधियों को पता चलता है तो 84 गांव के लोधियों को इकट्ठा करके बंगस खां को मार भगाया और उसकी रक्षा की, रानी की। जब रानी की रक्षा की तो सूपा के लोधियों को उन्होंने ठाकुर की उपाधि दी। तो उस कुछ लोग मेरे गांव में आके भी बसे हैं। महाराज जो हमारे अमर सिंह नेतो थे, उन्होंने अपने भांजे को बसा लिया था। ठकरिया वंश के लोधी कहलाते हैं, उनको ठाकुर कहते हैं। मैं इतिहास में गया तो पता चला कि वो उसी वंशों और परिवार के लोग हैं जिनको उन्होंने बसाया था, ठाकुर की उपाधि दी गई थी। तो आपका जो सागर वाला इलाका है, यहाँ पे ठाकुर की उपाधि सारे लोधियों को है। लोधियों की जो उपाधियां हैं वो दीवान है, राजा है और ठाकुर है, और सिंध और राजपूत है। हमीरपुर महोबा और आपका झांसी वाला इलाका है उरई का, यहाँ पे राजपूत कहलाते हैं। और बाकी जगह सागर साइड में है वो ठाकुर कहलाते हैं। और छोटे भाई को, राजा के छोटे भाई को दीवान कहा जाता है। ये जो आरवी रसेल का जो ग्रंथ है, कास्ट एंड ट्राइब ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, उसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि लोधियों की जो उपाधियां थी वो राजा की थी, दीवान की थी। दीवान उपाधि उसको मिलती थी, राजा का छोटा भाई होता था और बड़े भाई को राजा बनाया जाता था। इस तरह का ये जिक्र मिलता है। लोधियों का साथ इन्होंने बहुत दिया था, गौड़ लोगों ने, गौड़ों ने काफी दिया था। आज गौड़ों की भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, हमसे भी ज्यादा खराब हो गई है, जबकि वो भी, उनके 52 गढ़ थे और अच्छा स्टेटस था एक जमाने में। उनको भी राजपूत का स्टेटस 15वीं शताब्दी में गौड़ों को मिल चुका था, और लोधियों को भी 15वीं शताब्दी में। तो जो मूल चंद्रप्रदायीकृत परमल राजवा है, उसमें राजपूत का जिक्र नहीं मिलेगा आपको। बाद की आला में मिलता है, 15वीं शताब्दी में जो छेपक आला में जोड़ दिए गए हैं, उसमें लोधियों को राजपूत कहा गया। क्योंकि 15वीं शताब्दी की रचना है, 15वीं शताब्दी में ही राजपूत वर्ड आता है, टर्म आता है। जो मुगलों का जो पीरियड था, तभी से राजपूतों का टर्म आता है। तो राजपूत भी असल में दो तरह के थे, उसका जिक्र करना कोई लाजमी नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। राजपूत का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो राजपुत्र हो, जिसे इसमें ये कहते हैं इतिहासकार कि राजपूत कुछ रक्त संबंध, वंश, कुल, परंपरा इसको इंगित नहीं करता है, बल्कि एक ऐसे गढ़ को इंगित करता है, ऐसे रिपब्लिक को इंगित करता है जो युद्ध कला में प्रवीण हो, कौशल हो, जिसके पास युद्ध में अभिरुचि रखता हो, और शौर्य जिसके पास हो, युद्ध के लिए तत्पर रहता हो। और इसके अलावा जिसके साथ ब्राह्मण प्राचीन ग्रंथों में वर्णित क्षत्रिय की तरह व्यवहार करते हैं, वो राजपूत है। यह उन्होंने कहा। तो ये लोधियों पर ये डिफिनेशन ज्यादा सही सटीक बैठती है, निश्चित बैठती है। तो बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि भाई ये राजपूत हैं, ये क्षत्रिय है, ठाकुर है कि क्या है, ये तमाम चीजें पूछते रहते हैं। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये राज्य विशेष की बात है। कहीं पे ये राजपूत कहलाए हैं, कहीं ठाकुर कहलाए हैं, कहीं राजा कहलाए हैं, कहीं चंद्रवंशी क्षत्रिय, तो ओवरऑल हर जगह कहलाए हैं। इस तरह का ये जिक्र हुआ। और ये भी बात है कि गरीबी गर्मा को प्रभावित करती है। बहुत जगह जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या कुछ जगह स्थिति ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो हिकारत की दृष्टि से लोग देखते थे और इनको लोध करने लगे थे। तो इस बात का भी जिक्र मिलता है कि एक लोध क्यों कहा गया। लोध इसलिए कहा गया कि असम्मानजनक भाव में जो अंग्रेजों के बिट्ठू लोग थे, जो अंग्रेजों के वफादार थे, उन्होंने लोध कहना शुरू कर दिया था। लोधियों के साथ एक जो विशेषता थी, गुजरों के साथ भी एक विशेषता थी कि इन्होंने कंप्रोमाइज कभी नहीं किया। कंप्रोमाइज नहीं किया, ना अंग्रेजों से, ना मुगलों से, ना किसी आक्रांता से, कभी नहीं किया। और जो कंप्रोमाइज नहीं करेगा,
जो समझौता परस्त कौम नहीं होगी उसके सामने तो जाहिर सी बात है दो ही विकल्प होंगे, या तो विजयी होगी या विजित हो जाएगी। अगर वो विजयी रही तो ठीक है, स्टेटस उसका मेंटेन रहेगा। अगर वो पराजित हो गई तो निश्चित है कि वो तो बैकवर्ड हो ही जाएगी, निश्चित हो जाएगी। तो हमारे साथ जो एक बैकवर्डनेस की जो बात जुड़ जाती है वो इसी कारण से है कि इन्होंने कभी समझौता नहीं किया। ग्वालियर के राजा ने समझौता किया, उनके स्टेटस में कोई फर्क नहीं आया। बहुत से लोग हैं जो राज सत्ता के साथ समझौता करके चले तो उनकी स्थिति में मतलब अगर ज्यादा कोई बेहतर स्थिति नहीं हुई तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं हुई। लेकिन योधे से लेकर लोधी तक का जिक्र ये मिलता है कि इनके स्टेटस में उतार चढ़ाव हमेशा इसीलिए होता रहा है कि युद्ध करते रहे हैं और ये कभी समझौता परस्त नहीं रहे, कतई समझौता परस्त नहीं रहे। अंग्रेजों ने तो हमको सारे भारत में क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया था, पूरे भारत में। और जो उनकी विद्रोही जातियां थी जिन्होंने समझौता नहीं किया था, जिन्होंने माफी नहीं मांगी थी रानी विक्टोरिया से, जबकि रानी विक्टोरिया ने आम माफी की घोषणा दी थी। और ये मतलब एक प्रचारित किया गया था कि जो भी भारतीयों के साथ जुल्म ज्यादती हुई है, जो भी उत्पीड़न हुआ है, जो भी लूटपाट हुई है, वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने की है और इसमें महारानी विक्टोरिया का कोई हाथ नहीं है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन है महारानी। और तमाम राजाओं ने अगर माफी मांगी तो उनको पेंशन की भी सुविधा बहाल की, ये तमाम उन्होंने सुविधाएं दी थी। इसके बावजूद कुछ जातियां ऐसी थी कि ना माफी मांग रही थी और ना सरेंडर करने को तैयार थी, बल्कि युद्ध पे आमादा थी। गुरिल्ला स्टाइल में वो युद्ध करते, रात में जिस टाइम करते थे लूट लेते थे। तो ऐसी जातियों की पहचान करने के लिए उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1870 लागू किया, उनको दंडित करने के लिए जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। लोधी का बच्चा है अपराधी होगा, निश्चित होगा। तो गुजर का है तो अपराधी होगा, मल्लाह का है तो अपराधी होगा, मारवाड़ का है अपराधी होगा। एक उन्होंने कहा कि कास्ट ही होती है, अपराध करना इनका व्यवसाय है, उसको वो कहते थे कि अपराध है। जिसको हम क्रांतिकारिता कहते थे वो अपराध कहते थे। जैसे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, तमाम हमारे क्रांतिकारी थे, उनको उन्होंने क्रांतिकारी नहीं कहा, अपराधी कहा। इसी तरह से कुछ जातियों को उन्होंने अपराधी ही कहा। वो जाहिर सी बात है कि उनकी नजर में उनके लिए कम लोग अपराधी ही थे, निश्चित रूप से अपराधी थे। तो ये अंग्रेजों के समय में हमारा अंग्रेज से युद्ध चलता रहा। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई में हो जाता है, उसको कोई जानता पहचानता नहीं। अब हमारा गौरवमयी इतिहास तो रहा है, लिखने वाला कोई नहीं था, लिखे कौन? जैसा मैंने जिक्र किया कि हेलो हेलो जी सर, जारी रखें, सुन रहे हैं। हेलो। जी सर। तो जी सर। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो इतिहास हमारा गौरवमयी रहा है और इतिहास लेखन की परंपरा शुरुआत की जो रही वो चारण पद्धति की रही और राजे महाराजाओं का ही जिक्र करते रहे। हम लोग वंशानुगत राजा पहले नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हम राजतंत्र के खिलाफ थे और गणतंत्र के समर्थक थे। तो जो भी जिसमें गुण होते थे, जो बहादुर होता था, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती थी, उसको हम राजा बना लेते, शासक बना लेते थे। इसीलिए हम लोगों का इतिहास नहीं लिखा गया। तो इतिहास लेखन की जो परंपरा रही वो चारण पद्धति रही है भारत में। और बल्कि विल्फ्रेडो पेरेटो जो है अमेरिकन समाजशास्त्री, वो भी कहते हैं ये कुलीनों का एक कब्र गाह है इतिहास। मतलब जो कुलीन वर्ग है, जो एलिट क्लास है, उसका ही महिमा मंडन मिलता है, बाकी का नहीं मिलता, जहाँ बाकी का योगदान नहीं मिलता है, इतिहास में जिक्र नहीं मिलता है। तो अब बात ये आती है कि हमारा इतिहास गौरवमयी रहा है, हमारी 24 रियासतें नष्ट हो गई हैं, काला पानी की सजा हुई है, ने लाने की कोशिश नहीं की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अभी भी लोधा बहुत पड़े हुए हैं वहां पे, या वो आना नहीं चाहे वो अलग शोध का विषय है, लेकिन वहां पर लोधा बहुत पड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है काला पानी की सजा के तौर पे ही वो लोग वहां पे भेजे गए थे उस दौर में, कोई पिकनिक मनाने तो नहीं गए होंगे। तो ये एंथ्रोपोलॉजी की किताबों में मिलता है, भारत सरकार के रिकॉर्ड में मिलता है कि कौन कौन जातियां वहां पर हैं जो आज भी पड़ी हुई हैं। 1871, 1881, 1891 सेंसस जो हुआ है उसमें जिक्र मिलता है कि वहां पर बहुत है काला पानी की सजा। आपके छतरपुर के पास के जो घराने हैं बताते हैं कि हमारे पुरखों को काला पानी की सजा हो गई थी।
और अंडमान निकोबार द्वीप भेज दिया गया, कोई लाया नहीं है, वहीं पे बस गए होंगे वो लोग। तो इस तरह से लोदियों का बलिदान तो बहुत हुआ। मतलब करीब करीब आप ये समझिए कि 1857 में लेस देन 50% आबादी हो गई थी आपकी, मतलब 50% आबादी, इसका मतलब ज्यादातर जेंट्स मारे गए थे। अब बच्चे 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 महिलाएं बची हैं, और महिलाएं भी क्योंकि पीछे नहीं थी, वो भी युद्ध करती थी। मेरे गांव में ही एक महिला ने 4 अंग्रेजों को मार डाला था, लेकिन उसके खून से उसके पैर लथपथ हो गए, वो जाके जिस मकान में हो गई बड़ा सा ले गए। तो सैनिक भी पीछे पीछे पहचान में चले गए कि यहीं पे कोई कातिल होगा, तो देखा कि महिला अपना हथियार लिए है बड़ा सा, तो उसकी वहां पे हत्या कर देते हैं हम लोग। तो ऐसे तो बहुत से लोग मारे गए, सैकड़ों लोगों को एक दुकान में मारे। एक पहाड़ बहुत है, पहाड़ में कहते हैं गदर पड़ी थी, गदर पड़ी थी, गदर क्या, वही म्यूटनी या युद्ध था जो, वहां पे लोग छुप जाते हैं, बहुत बड़ा एक चट्टान वहां पे अड़ा दी जाती है, वो सारे के सारे कंकाल मिलते हैं वहां पे, सब मर गए 2 4 6 महीने में, कोई बचा ही नहीं था। अब जैसे विजय सिंह जी ने बताया था कि उनके पूर्वज थे, वो एक भाई बहन थे जो गाय चरा रहे थे, पहाड़ से देख रहे हैं कि सारे के सारे गांव वाले लोग एक गुफा में घुसते जा रहे हैं। इसके बाद वो नजारा देखते हैं कि अंग्रेज आए, उनको ये भी दया नहीं आई कि छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसमें वो आग लगा देते हैं, सारे के सारे लोग मर जाते हैं। फिर वो भाई बहन जाके मतलब यहाँ पे ललितपुर के पास कहीं पर अपने रिश्तेदारी में जाते हैं, जिससे इनका वंश वंश चल निकलता है, जिसमें विजय सिंह जी इस आश्रम के जो प्रभु भी है। तो ये घटनाएं केवल एक आपके गांव की या मेरे गांव की नहीं है। आप देखिएगा कि अंग्रेजों के उस दौर में जब 1857 का विद्रोह हुआ है, तो जितने भी गांव जलाए गए हैं ज्यादातर, वो सब के सब लोगों के गांव जलाए गए, सब के सब, पूरा मिलता है, ये इतिहास मिलता है, प्रमाण मिलते हैं, आज की तारीख में भी आप ढूंढ लीजिए। और उनको पुरस्कृत किया जाता है, अधिकारियों को प्रमोशन मिलता था कि हमने ऐसे लोगों के गांव को बर्बाद कर दिया, इतने लोगों को फांसी दे दी, इतने लोगों को मार डाला। तो ये हमारा अप्रथम जो बलिदान रहा पूर्वजों का, उसके बदले में हमको क्या मिला, एक तमगा मिल गया कि हम जन्मजात अपराधी हैं, अंग्रेजों ने घोषित कर दिया। अब 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण होता है, आजादी तो नहीं कहा जाएगा। जब सत्ता का हस्तांतरण होता है, गोरे गोरे अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों के हाथ में बागडोर सौंप दी भारत की। अब गोरे अंग्रेजों में काले अंग्रेजों में क्या अंदरूनी समझौता था कि हमको आजाद किया ही नहीं गया 1947 में। लेकिन सौभाग्य से समय जो आता है, वो आता है 31 अगस्त 1952, मतलब 5 वर्ष 31 दिन बाद, कितने दिन बाद हुआ, 16 दिन बाद, 5 वर्ष 16 दिन बाद हमको अंग्रेजों के काले कानून से, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से मुक्ति मिली। उस एक्ट को समाप्त कर दिया, तब से हमको ये कहा गया कि अब ये भूतपूर्व अपराधी एक्स क्रिमिनल है। लेकिन फिर ये सुझाव ये आया, और कुछ बहुत से संगठन थे कि भाई हमको ना अपराधी कहा जाए ना भूतपूर्व अपराधी कहा जाए। काका कालेकर ने सुझाव दिया कि इनको डिनोटिफाइड कम्युनिटी कहा जाए, या विमोचित या विमुक्त जाति कहा जाए। तो ये हमारी एक पहचान जो बनी थी। फिर जो दौर इसके पहले आता है कि जब हमको मेन स्ट्रीमिंग में शामिल होने का एक अवसर था हमारे साथ, बहुत एक अवसर था, जब डिप्रेस क्लास को भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना हुआ था, जिसमें भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करना ही तय हुआ था कि आबादी के अनुपात में जो यहाँ की पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों में जिनको SC ST OBC बाद में शामिल किया गया, उसको कहा नाम क्या दिया जाए। नाम के लिए कहा गया कि इनको डिप्रेस क्लास कहा जाए, और बाबा साहब ने कहा कि जब तक कोई उपयुक्त टर्म नहीं मिलता है, तब तक मैं इसके लिए सहमत हूं कि चलो इनको डिप्रेस क्लास कह दिया जाए। अब डिप्रेस क्लास में भी शुरुआत में जो भागीदारी की व्यवस्था थी, उसमें सबके लिए थी, अछूत पिछड़ों के लिए भी है, सछूत पिछड़ों के लिए। जब हमारा इतना लंबा संघर्ष था तो हम तो पिछड़ ही गए थे। अब अछूत और सछूत के चक्कर में क्या हुआ कि हमारी जो यूनिटी थी, बाबा साहब की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि केवल वो कुछ जातियों के लिए जो स्वाभाविक थी, और उसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ, बाबा साहब की इस आधार पर मानता कम नहीं हो जाती है कि उन्होंने केवल अछूतों के लिए काम किया। क्योंकि ये आरोप उन पे लगेगा तो ये कैलाश सिंह नरबरिया पे भी लग जाएगा, विजय सिंह भी लग जाएगा, क्योंकि ये भी इसी के लिए केवल लोधियों के लिए कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं लोधियों के लिए। तो मैं तो समझता हूँ कि जो जितने वर्ग का भला कर सके, अपने कुलबे का करे, अपने परिवार का करे, अपने भाई का करे, अपने देश का करे, जिसके पास जितनी क्षमता सीमा हो उसको करना ही चाहिए, तो उन्होंने किया। हाँ, कुछ ही अछूत जातियां थी, बाकी को उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार, अंग्रेजों के अनुसार, अंग्रेजों के जिसके ऊपर वो मेहरबान थे,
तो 419 जातियों को अछूत बनाया गया। हालांकि भारत के जो धर्मशास्त्र ग्रंथ है उसमें 7 से लेकर 12 जातियों तक का जिक्र है जिनको अपवित्र जातियां कहा गया है, लेकिन वो अछूत नहीं थी, अछूत बिल्कुल नहीं थी। हाँ, अपवित्र कहा गया है, स्नान करने के बाद उनको लोग छू सकते थे, छुआ जाता था, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उन्होंने अनहोली कास्ट का कैसे तर्जुमा कर दिया अनटचेबल में और फिर अछूत में, वो तो एक अलग बात है, साजिश की बात हो सकती है, जो भी हो। तो 419 जातियों को करीब उन्होंने अछूत बनाया और 200 जातियों को उन्होंने क्रिमिनल बनाया अंग्रेजों ने। उन क्रिमिनल में सबसे बड़े जो खूंखार क्रिमिनल थे, मेरा जो अध्ययन है, वो 3 लोग थे। जो उत्तर भारत और मध्य भारत था, इसमें लोधी और गुर्जर थे, और दक्षिण भारत में मारवाड़ कम्युनिटी के लोग थे। और मुझे वो गजेटियर अभी पढ़ने को तो नहीं मिला है जिसमें सुनते ये लिखा है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन लोधी और गुर्जर है भारत में, अंग्रेज ऐसे लिखते हैं। और इसके लिए हमारी कोशिश थी, मंडल कमीशन की दौर से भी मैं लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें मुझे सफलता तो बहुत बाद में मिली। जब मैं कमीशन में डिप्टी करते हुआ रात दिन काम किया, चलो हमारे रास्ता निकला है, आगे निकलेगा। हमको फ्रीडम का कई दर्जा मिलना चाहिए, हमको मेन स्ट्रीम में आने के लिए हमें 10-11% रिजर्वेशन सेटमेंट चाहिए, चाहे एसटी में मिले, चाहे एसटी में मिले, चाहे ओबीसी में मिले। ओबीसी में ज्यादातर लोग हम लोग हैं, तो ओबीसी का ही बंटवारा हो जाए। तो हमारी सलाह के हिसाब से हमको लगता है कि भारत सरकार इस दिशा में बढ़िया काम कर रही है, और आज नहीं तो कल हमें जब तक बिना राज्य स्तर के कोई समुदाय पनप नहीं सकता है, चाहे वो राजतंत्र रहा हो, चाहे वर्तमान लोकतंत्र हो। और वो राज्य स्तर आपका घोषित भी हो सकता है और अघोषित भी हो सकता है। तो हम तो ये घोषित राज्य स्तर चाहते हैं। हमें हर क्षेत्र में विमुक्त जातियों के लिए हमारी आबादी के अनुपात में शेड्यूल ट्राइब की तरह एक कोटा फिक्स होना चाहिए, राजनीति में भी और आपके उद्योगों में भी और सरकारी सेवाओं में भी, जितने भी फील्ड है, हर सत्ता प्रतिष्ठान में हमारी भागीदारी हो, जिसका मार्ग करीब करीब प्रशस्त हो चुका है आप लोगों के सहयोग से। निश्चित रूप से हमको लगता है कि अभी तक की जो वंचित जो समुदाय, जो क्रिमिनल ट्राइब, जो विमुक्त जातियां हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, और ये अब समय आ गया है कि ये हो जाएगा, निश्चित ही हो जाएगा। बहुत कुछ हद तक काम आगे बढ़ गया, जब भी आप समय देंगे। वो उस इशू पे मैं बाद में बोलूंगा, अलग से बोलूंगा, कभी आप एक सेशन रख लीजिएगा। मोहन सिंह जी, मैं हूँ, और दूसरे लोगों को भी जोड़ा जाएगा इसमें, जो गैर लोधी हैं और विमुक्त जाति के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हम एक सही दिशा में अच्छा प्रयास कर पाएंगे डेवलपमेंट के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, और बाकी हर समुदाय के लिए। और अब क्वेश्चन आंसर का सेशन भी आप शुरू कर दें तो मुझे याद आ जाएगा कि मुझे कहाँ मैं भूल रहा हूँ, और मोहन सिंह जी बताएंगे, मुझे पूछेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें मैं भूल जाता हूँ। आप लोग युवा हैं, देखिए आपकी मेमोरी सेशन में बोलिए। नहीं, सबको सही परिप्रेक्ष्य में रखते हैं और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। विजय भाई, कोई क्वेश्चन आए हैं क्या ऑनलाइन? विजय भाई ने या किसी ने पूछा था पिछले सत्र में कि अलाउद्दीन शहर के संबंध में। हाँ, तो मैं बता दूं आपको जी। देखिए, परंपराएं भी अपने आप में एक इतिहास होती है। इतिहास जरूरी नहीं कि लिखित ही हो, जो आपकी परंपराएं, रीति रिवाज है, वो भी इस बात का बयान करती हैं, गवाही देती हैं कि आपका इतिहास क्या है। राष्ट्रीय पास में एक गांव है, तो बुंदेलखंड की एक प्रथा है, छिटकी प्रथा। छिटकी प्रथा होती है। छिटकी प्रथा में ये होता है कि बुंदेलखंड का कोई भी व्यक्ति कभी भी माइग्रेट करके दुनिया के किसी हिस्से में चला जाए, जब उसके परिवार में शादी विवाह होगी, तो अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके गांव की ओर हल्दी और चावल छिड़कता है, उसको छिटकी प्रथा कहते हैं, उनको आमंत्रित करता है। तो यहाँ पर जो है एक गांव के लोग हैं, क्या कहते हैं, तो वो आरा उधर की जागीरदारी है 10पुरवा, महोबा के पास में 10पुरवा एक गांव है, वो आला उधर की जागीरदारी है।
तो वो लोग आज भी अलाउद्दीन के गांव की 10 पुरवा की ओर छिटकी डालते हैं, निमंत्रण देते हैं, हल्दी चावल छोड़ के अलाउद्दीन को आमंत्रित करते हैं कि मतलब वो हमारे पुरखे हैं। तो इस तरह से परंपरा बता रही है कि हम अलाउद्दीन के ही वंशज हैं। आप मुझसे क्वेश्चन आंसर करिए, कैसे हमारा मेन स्ट्रीमिंग हो और कैसे क्या हो, पूछ सकते हैं। विजय भाई, अब आपके पास कुछ सवाल आए हो तो आप ले लें, फिर मैं सवाल पूछता हूँ डॉक्टर साहब से। सर मेरे एक सवाल है कि जैसे सभी लोग बोलते हैं कि हमारे लोधियों का संबंध कुछ लोग राजपूतों से जोड़ते हैं, कुछ लोग क्षत्रियों से जोड़ते हैं, कुछ लोग ठाकुर से जोड़ते हैं। आपने डिसाइड करते तो बताया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग का माने संबंध एक्चुअल में कहाँ से मिलता है? माने कुछ लोग माने कुछ भील और मुल्लाओं को भी संबंध बताते हैं, कुछ लोग केमिस्ट्री संबंध बताते हैं, कुछ जबकि कुछ लोग हमारे क्षत्रिय गुण बताते हैं। तो इसमें संबंध है कि नहीं, क्या है सर? इसमें ऐसा है कि जो इन्होंने लिखा है, कौटिल्य ने, चाणक्य ने जो लिखा हुआ है, वो इन्होंने योधियों को ये कहा कि विराट है, विराट। मतलब इनमें क्षत्रित्व तो है, क्षत्रियों की सारे गुण इनमें, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, वर्ण व्यवस्था के व्रत का पालन नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने इनको विराट कहा, क्योंकि विराट क्षत्रिय गया था। तो ये तो पुरानी बातें हो गई। जो स्पष्ट इतिहास मिलता है, देखिए, वर्ण सदैव परिवर्तनीय रहे। क्षत्रिय पुराने चले गए हैं, नए क्षत्रिय भी आए हैं। आप देखिए कि आपको विधिवत इतिहास क्षत्रिय का मिलेगा तो मिलेगा कि आप चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, और चंद्रवंशी क्षत्रिय का इतिहास जो मिलता है वो ये मिलता है 4वीं शताब्दी के बाद। ये बल्कि 6वीं 7वीं शताब्दी में ये पुराणों की जो रचना हुई उसमें ये चंद्रवंशी क्षत्रिय करार दिए गए। तो इसमें ये राहुल संकीर्तन भी लिखते हैं इनको कि इनका क्षत्रिय वर्ण में कुछ जातियों का, कुछ गण संघों का ये हुआ, इनको शामिल किया गया। ये तो क्षत्रिय है। और राजपूत की मैंने परिभाषा दे दी है कि कहीं पे ये राजपूत कहलाए, कहीं राजा, दीवान और ठाकुर और क्षत्रिय, ये तो उपाधियां हैं। तो क्षत्रिय तो ये है क्योंकि इनमें क्षत्रिय तो है, राजपूत है क्योंकि राजपूतों के राजाओं के वंशज हैं। ठाकुर का मतलब होता है स्वामी से, मालिक से, भूस्वामियों से। तो सबसे ज्यादा जमीन आदि लोधियों के पास है, तो ये ठाकुर भी है। ठाकुर का मतलब कोई जाति नहीं है, ठाकुर है स्वामी, ठाकुर का मतलब होता है स्वामी, वो भी भूस्वामी। तो लिंक हमने बता दिया, जोड़ दिया, बता दिया है। अगर आप आएंगे 7वीं 8वीं शताब्दी में तो आप चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। उन क्षत्रियों में अब इलाके के हिसाब से आएंगे, अगर हमीरपुर, महोबा, जालौन और झांसी में जाएंगे तो ये राजपूत कहलाए यहाँ पे। अगर आप छतरपुर चले जाएंगे, सागर चले जाएंगे तो कॉमन टाइटल उनका ठाकुर है, ये आम आदमी की टाइटल है। और जो इनके राजा थे उनका राजा और दीवान की उपाधियां दी गई कि जैसा, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने भी कहा है और मैंने भी पढ़ा है कि मूलतः लोधी समाज, लोधी जाति के लोग और योद्धे लोग किसी वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। नहीं, ये मतलब ये वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, क्योंकि वर्ण व्यवस्था इनका, तो जब ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को मानते ही नहीं थे। जी, जितने भी गण संघ थे, केवल योद्धे की बात नहीं है। अर्जुनायन था, आबिर था, योद्धे थे, कैके गणसंघ था, 11 गणसंघ थे। और वहां पे वर्ण व्यवस्था थी नहीं, असल में वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियां हम आपको बताएं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध थे, वो क्षत्रिय थे। वो क्षत्रिय थे ही नहीं। गौतम बुद्ध खत्तीय गणसंघ था, खत्तीय पाली भाषा का था खत्तीय। ये कृषि से संबंधित एक खेती बाड़ी से संबंधित, इसलिए राजा बुद्ध के पिता का आपको जिक्र मिलता है कि वो हल चला रहे थे। राजा भी, मतलब हाँ, ऊंच नीच की तो श्रम को पूरा महत्व मिलता था। राजा भी है तो भी खेती बाड़ी हल चला सकता है, लेकिन राजतंत्र में जो व्यवस्था थी, बड़ी व्यवस्था में, वहां पे राजा श्रम नहीं करता था।
वहां पे श्रम और श्रमिक दोनों ही हे थे, यहाँ पे समान नहीं थे कर संघ में। कि अ, आवाज नहीं आ रही, अंग्रेजों की दी हुई ये व्यवस्था थी, क्योंकि आवाज। छुआछूत और अछूत जैसी कोई शब्द था नहीं, मगर अंग्रेज इसको लेके आए। हम्म। इसमें मैं बता रहा हूँ ना, अंग्रेजों को चूंकि शासन करना था तो उनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत ही कर सकते थे, वैसे नहीं कर पाते। हम्म, और मैंने तो जितना अध्ययन किया है, कोई भी व्यक्ति मुझे बता दे जो भी प्राचीन धर्म ग्रंथ होगा जिसने अध्ययन किया हो या करना चाहे, मुझे को बता दें कि भाई कहाँ पे किस जाति को अछूत कहा गया। केवल इतिहासकार एक जाति को मानते हैं, एक ही जाति को मानते हैं कि अपौत्र में भी आती है, बाद में अनटचेबल में आती है। बाकी जो 419 जातियों को अछूत बनाया गया है वो तो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड हुआ ना भाई। 200 जातियों को क्रिमिनल बनाया, 400 जातियों को अछूत बनाया। 45 ट्रिलियन डॉलर की मतलब जितनी अमेरिका यूरोप आज की इकोनॉमी उससे ज्यादा तो उन्होंने लूट कर ली थी हमारे। ठीक है, समाज के अध्ययन का जो उपागम है, एक है अम्बेडकरवादी उपागम है, अप्रोच जिसको कहते हैं। एक आपका इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, मतलब भारत विद्याशास्त्री उपागम है समाज को समझने का। ऐसे कई उपागम है। किसी एक उपागम का एक अप्रोच का सहारा लेके आप भारतीय समाज का निष्पक्ष अध्ययन निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते हैं। आप यदि वामपंथी नजरिए से भारतीय समाज को देखेंगे तो कुछ और देखेंगे। वामपंथी नजरिया है जो ब्रिटिश का नजरिया करीब जैसा है। वो तो किसी को नहीं मानेंगे, वो तो कहेंगे कि हम तो आदिकाल से बिल्कुल भिखमंगे थे भारतीय लोग, जब हम पहले ही से गरीब थे तो आपको आने की क्या जरूरत थी अंग्रेजों को। भाई अंग्रेज तो वहीं जाएंगे ना, लोग लुटेरे या डाकू तो वहीं जाएंगे, बाहरी आक्रमणता वहीं आए जो समृद्ध इलाका होगा। तो भारत तो आदिकाल से समृद्ध था, तभी तो लोग आते थे। अगर यहाँ पे सब कंगाल थे तो आप क्यों आए भाई? आप क्या करने आए थे जब यहाँ कुछ नहीं था? अंग्रेजों ने पूछ जाना चाहिए, जो वामपंथी इतिहासकार है उनसे पूछा जाना चाहिए। तो वो गलत पढ़ाया गया। अगर आप मतलब जिसको कहते हैं दलितवादी परिप्रेक्ष्य या अम्बेडकरवादी उपागम कहते हैं, ये भी समाज के अध्ययन का एक उपागम है। दिस इज ऑल्सो ए ट्रुथ। आप अगर इसके जरिए कहेंगे तो कि भाई हम ऐसा है कि 50,000 साल से, हजारों वर्ष से हमारे साथ भेदभाव हुआ है, फिर बुद्ध के समय में कैसे कहते हैं कि अब ये मौर्य काल में समता मूलक व्यवस्था थी? यही झूठ का खंडन हो जाता है। भारत सोने की चिड़िया था। तो ये देखिए, कोई एक उपागम नहीं है। और दुर्भाग्य तो ये है कि हमारे लिए कोई उपागम विकसित ही नहीं हुआ हमारे अध्ययन का, जिसे व्योम जाति कहते हैं। इसके लिए आजकल किसी सोशियोलॉजिस्ट ने, किसी समाजशास्त्री ने एक अलग से अप्रोच ईजाद ही नहीं किया कि हमारा अध्ययन उसे अप्रोच के तहत होना चाहिए। वो हुआ ही नहीं है। उनकी परंपरा देखिए, उनका मिजाज देखिए, उनके रीति रिवाज देखिए, सब कुछ देखिए तो पता चलेगा कि इनका वास्तव में ये टेम्परामेंट आखिर ऐसा है क्यों। आज क्यों जुझार हुई, समझौता परस्त क्यों नहीं है? भाई हम तो छोटे थे, हमको मालूम है। हमें बचपन से सिखाया जाता था ये आपको किसी को सताना नहीं है, मारपीट करनी नहीं है पहले से, और हमेशा कमजोर का साथ देना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। और सबसे बड़ी हिदायत ये दी जाती थी कि पिट के घर आना नहीं, तो वरना घर में पीटे जाओगे। पिट के आना नहीं है। और यही कारण था कि मेरे पिताजी पहले दिन गए, उनको ये बताया नहीं था कि, उनको ये पता ही नहीं था, परंपरा से शिक्षा ही नहीं थी, बस ये बताया गया था कि मार खा के नहीं आना है। और जब उनको पहली के हाल में पढ़ने गए, टीचर ने पीट दिया। पहले उस समय पिटाई बहुत होती थी, और उन्होंने टीचर को पटक दिया। टीचर को पटक के घर चले आए और रोज की पढ़ाई पूरी हो गई ये कई दिन में। क्या करोगे? क्योंकि ऐसे चलता है पहले कि आपको पिट के नहीं आना। अब हमारे सामने ये दुविधा रहती थी, हमसे स्ट्रॉन्ग लड़के रहते थे भाई। भाई जो हम कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं, कोई 4 में पढ़ रहा है, तो हम तो स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन हमको पिट के भी नहीं आना है। अगर उसने मारा तो हम मार के ही आएंगे, ये सिखाया जाता था। बिल्कुल। मतलब हम पीट के आएंगे तो घर में पिटाई होगी। जी जी। आपके यहाँ तो बेटी पीट के आती थी सबको? हैं? आपके यहाँ तो बिटिया भी आपके यहाँ तो बिटिया भी पीट के आती थी? वो तो जीन्स में चीज है ना, वो पता नहीं ब्लड में क्या चीज है। हम तो भाई उसकी परवरिश तो गांव की हुई नहीं है, उसकी गांव की परवरिश नहीं है। अब उसकी माँ ने कुछ सिखाया हुआ तो भगवान जाने, मैंने तो गलत शिक्षा नहीं दी कि मार पीट के आना है। मम्मी ने सिखाया हुआ। तो
क्योंकि एक बार मैंने देखा कि मेरे बेटा भी मतलब किसी से डांट वाट खा के स्कूल में आ गया, तो फिर मेरी वाइफ ने उसको डांटा बहुत ज्यादा कि तुम कैसे ऐसे आए, जाके पिट के आओ। तो यही सब संस्कार गलत हो जाते हैं, समय के अनुरूप चेंज होना चाहिए ना, नहीं हो पाया। सही। विजय भाई और कुछ? हाँ सर, एक्चुअली कैसा मैं कुछ अध्ययन कर रहा था सर, तो हमारे जो नवरात्रि में हम लोग कुल देवताओं के लिए होम वगैरह चलाते हैं, कुल देवता हम लोग के जो कुल देवता के लिए होम चलाते हैं वो देवता, जयपाल, भीमपाल कुल देवता है। जब इनका अध्ययन किया तो मैंने पाया कि जो इनका हिस्ट्री में योगदान है सर, और ये इनको हिंदू के नाम से जाना जाता है। हिंदू के राजा की स्थापना सर 545 ईस्वी में हुई थी, और उनके जो लास्ट बड़े जयपाल थे सर, जो 960 से 1001 तक रहे। 960 में जब वहां के जो मुस्लिम शासकों से उनको युद्ध हार गए, युद्ध हारने के बाद इसका आत्मगत किए कि अपने आप को जिंदा आग में जला लिया, अपने बेटे को राजगद्दी सौंपी जयपाल के लिए। फिर जयपाल ने मुस्लिम शासकों से युद्ध लड़ा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काशी जो इलाका था इसके लिए राजा थे, पूरे राजा थे। और इनकी स्थापना हुई थी जो विकिपीडिया में दिया हुआ है, इसलिए हुई थी कि मुस्लिम शासकों से देश की रक्षा करने के लिए हुई थी इनकी स्थापना। गद्दी पे बैठे, जयपाल जब गद्दी पे बैठे तो उनसे तो अपना अधिकार राज छीन लिया, लेकिन 1006 में वो भी उनसे हार गए थे। उसके बाद युद्ध में पराजित हुए, मारे गए। उसके बाद उनके बेटे भीमपाल युद्ध लड़ने के बाद में वो भी 1010 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद वहां हो गया। तो मुझे लगता है कि वहीं से हमारी उत्पत्ति, जो आप बोल रहे थे कि 11वीं सदी से हम लोग लुधियाना साइड आ रही है, तो जो हम लोग अभी कुलदेवता जिनको पूजे सकता, वो हमारे राजा थे जो कुलदेवता को आज हम लोग पूज रहे हैं। तो वो आपने जो बात बताई वहां से साबित हो गया, 11वीं सदी में वहां मुगलों का, वहां पर मुसलमानों का शासन हो गया, हम लुधियाना साइड आ गए। रास्ता वही है सर हमारा आने का। तो आपकी बात वही है जो मैं आप कुलदेवता सटीक बेटी वहां पर यही है, ऐसा ही। अब ये टुकड़ों टुकड़ों में इतिहास है ना, इसको संकलित करने की आवश्यकता है, जो आप प्रयास इसमें कर ही रहे हैं। और किसी और की जो जिम्मेदारी थी, उन्होंने ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। जिसके हाथ में कलम थी उसने लिखा नहीं, हमारे हाथ में तलवार थी, हम अपना कर्तव्य पूरा करते रहे हमारे पुरखे, लेकिन जिसको लिखना चाहिए तो उसने नहीं लिखा है। तो जो इतिहास कहते हैं कि भाई इतिहास को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है, तो ये सब संकलन की जरूरत है, लिखे जाने की जरूरत है। शोध का विषय है, सब लिखा जाना चाहिए। लेकिन आपके जीवन से मेरा एक निवेदन है कि सर, जो इतिहास की छोटी छोटी सी बातें जो आप बताते हैं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे समाज के लोगों तक पहुंचे। इसलिए आप लोग को सर छोटे छोटे लेख जैसे जागरूक समाज ग्रुप में या कोई ग्रुप में डालना चाहिए, जिससे लोगों को हमारे समाज का जो गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली गाथा है, वो मालूम पड़ सके। छोटे छोटे होगी, कम से कम 100 वर्ड की, 200 वर्ड की, 300 वर्ड के लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, पहचानेंगे अपने समाज की, और अपने समाज के ऊपर गर्व कर पाएंगे सर। तो आपसे निवेदन है कि सर इसमें आपका हम लोग सहयोग चाहिए, गौरवशाली इतिहास को जान सके सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विजय जी, मैं आपको एक बताऊं कि आप देखेंगे कि योद्धा अपने आप में एक जाति भी है, और ये आपको गोत्र मिल जाएगा, जाटों में मिल जाएगा, गुजरों में मिल जाएगा। जाट भी है, गुजर भी है। गुजरों में तो लोधा नाम से बहुत से गांव और खेड़ा, यानी क्या क्या बताए हैं इसके सम्मान में, गुजरों में तो बहुत है। और आप मीराओं में जाइए तो मीराओं में लोधा गोत्र मिल जाएगा, सांसी में लोधा गोत्र मिल जाएगा, बहुत सी जातियों में आपको लोधा गोत्र मिल जाएगा। वो मेरे पास फोन करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं उनकी बिरादरी का हूँ, तो वो आप इस गोत्र के हैं, तो मैं उनको कहता हूँ, स्पष्ट करता हूँ कि ऐसा हुआ था कि हर कबीले में, हर जातियों में युवाओं की वो एक विंग बनाते थे लड़ाकाओं की, जो लड़ते थे समय पड़ने पर। तो उस विंग का नाम उन्होंने लोधा रखा, सभी ने। जाटों ने भी अपने एक विंग का नाम लोधा रखा। लोधा एक जाति भी, हम अपने आप में जाति हैं लड़ाके, लेकिन हमारे ही अनुकरण में, इन लोधिया अनुकरण में क्या हुआ कि अन्य जाति के जो लड़ाके लड़के थे, योद्धा थे, उन्होंने बाकायदा सांसियों ने भी रखा, और इन्होंने मीराओं ने रखा। गुजरों में तो बहुत मिल जाएंगे, जाटों में भी लोधा मिल जाएगा। तो ये है मतलब, जैसे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई हम भी लोधा है, हम भी लोधा है। लोधा अपने आप में जाती है, लेकिन हमारे अनुकरण में
उन्होंने अपने अपने उनका नाम भी रखा है, लोधा रखा है, गोत्र उनका बन गया है लोधा गोत्र। बिल्कुल सही बोला था, क्योंकि मैंने जो सुना हो, जो मेरे मित्र थे जैन समाज के हैं, उनके एक उनके जो यहाँ पर भी गोत्र जो है वो लोधा चलता है। जैन समाज में लोधा चलता था। हाँ, चलता है। हाँ, तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट उनका वो तो उसका जो मैंने पढ़ा था ड्यूरिंग पीएचडी, वो ये था कि राजस्थान का कौन सा एक जगह है, वहां पे जो लोधी राजा था, तो उधर कोई एक महामारी फैल गई थी। एक महामारी फैली तो उसमें जब कोई बचने का उपाय नहीं हुआ तो एक जैन साधु आए थे राजमहल में। तो जैन साधु ने ये कहा कि यदि आप जैन बन जाएं तो इस महामारी से मुक्ति मिल सकती है। तो वहां से ये जो लोधा थे वो जैन में परिवर्तित हो गए थे, ऐसा मिलता है इतिहास में। इसीलिए उनमें एक गोत्र चल निकला है लोधा। सिख भी बहुत से हैं, लोधी बहुत सिख हैं। पंजाब में बहुत सिख हो गए। जी सर, मैं पूरी जागरूक समाज के डेवलप टीम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करना चाहता हूँ, और एक बार फिर आपके ऊपर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे पटल पर आए और हमारे समाज की जानकारी दी। और हम चाहते हैं कि आपका इस प्रकार का सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे, और हमारे समाज को आप दिशा निर्देशित करते रहें, तथा हमारे समाज का जो गौरवशाली इतिहास है तो आपका सर हमारे जागरूक सर, हमें आपका बहुत बहुत बंधन स्वागत करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मौका दिया आपने बोलने। आप इतना बढ़िया श्रृंखलाबद्ध तरीके से कार्यक्रम चला